हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया की सीरीज का पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जो इससे पहले थी इस सीरीज की वीडियो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज इन इंडिया। और जो बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और कम्युनिकेशन जो है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया का जो रेलवेज है, सारा इंडिया का जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो कौन संभालता है, कौन ऑपरेट करता है? इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज क्या है? ये गवर्नमेंट एंटिटी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। यही सारा रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया संभालती है। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दुनिया में किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का। ऑब्वियसली जो रेल नेटवर्क है वो दोनों फ्रेट मतलब सामान और पैसेंजर्स मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। खासकर इंडिया में अगर देखा जाए तो आपको पता ही है, इंडिया में रेल ट्रांसपोर्ट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको इस्तेमाल करके लोग एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं। अगर इंसान काम के लिए जा ही नहीं पाए तो इकोनॉमी कहां से चलेगी? जब काम ही नहीं होगा इकोनॉमी चलेगी ही नहीं। और वैसे ही जो फ्रेट होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल होगा, वो जहां पे पाया जाता है वहां से ले जाना है फैक्ट्रीज तक जहां पे उसको फिनिश्ड गुड में तैयार किया जाएगा, उसके लिए भी रेल्स का इस्तेमाल होता है। और जब वो तैयार हो जाएगा सामान, उसको वहां से मार्केट तक, दूसरी जगहों तक, दूसरी स्टेट्स में ले जाना है, उसके लिए भी रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर इंडिया का रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो इंडिया का टोटल रेल नेटवर्क है उसकी जो लेंथ है वो कितनी थी 31 मार्च 2020 को? वो थी 67,956 किलोमीटर्स। और जो इंडिया का रेल नेटवर्क है ये दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट नेटवर्क है जो लगभग 8 बिलियन पैसेंजर्स को, इंसानों को और 1 बिलियन टन ऑफ फ्रेट मतलब 1 बिलियन टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है एनुअली, एक साल में। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि रेलवे नेटवर्क जो है इंडिया का वो कितना बड़ा है और कितना इंपॉर्टेंट है ना। जो इंडियन रेलवेज है, जो मैंने पहले ही कहा कि ये गवर्नमेंट की एक एंटिटी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट एंटिटी है और ये लगभग 1.6 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और आपको पता ही होगा कि इसका खुद का बजट होता था 2016 तक, लेकिन 2017 में फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो रेलवे बजट था और यूनियन बजट था इसको मर्ज कर दिया। अब एक ही बजट आता है, यूनियन बजट, वरना पहले रेलवे बजट अलग आता था और यूनियन बजट से पहले आता था, है ना। और ये स्टार्ट कब हुआ था ऐसा? ये ऑब्वियसली ब्रिटिश राज में स्टार्ट हुआ था 1924 में, लेकिन 2017 में इस प्रैक्टिस को खत्म कर दिया गया। अगर हम देखें कि इंडिया की पहली ट्रेन कौन सी थी, पहली पैसेंजर नहीं, कोई भी जो पहली इंडिया में ट्रेन चली वो कौन सी थी? वो थी रेड हिल रेलवेज, जो तमिलनाडु में चली। कहां से? रेड हिल से लेके चिंताद्रीपेट ब्रिज तक 1837 में। और जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो कब चली इंडिया में? 1853 में। कहां से कहां तक? बॉम्बे बोरीबंदर, मतलब पहला रेलवे स्टेशन जो था बोरीबंदर वो बॉम्बे में था। अब मुंबई है ऑब्वियसली, बॉम्बे से लेके थाने तक, और इसका डिस्टेंस बहुत ही छोटा था 34 किलोमीटर, लेकिन ये पहली पैसेंजर ट्रेन थी इंडिया की। क्लियर है यहां तक? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता ही है जो इंडियन रेलवे है ये बहुत बड़ा एक रेलवे नेटवर्क है, तो इसको मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल है। तो मैनेजमेंट की आसानी के लिए क्या किया गया कि जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है उसको 18 जोन्स में डिवाइड किया गया। तो यहां पे आप जोन्स भी देख सकते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स भी देख सकते हैं। और यहां पे नोट करने की एक बात है कि साउथ कोस्ट रेलवे ये सबसे नया जोन बनाया गया है 2019 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम है। ठीक है, यहां पे आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छी तरह देख सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना उनको विड्थ ऑफ ट्रैक्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। मतलब क्या है, देखो ये एक रेल है, ये वाली,
ये एक रेल है और ये दूसरी रेल है ना। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसके बेसिस पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। और इंडिया में 3 टाइप के आपको ट्रैक्स मिलेंगे, एक ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। अब गेज क्या होता है? गेज होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ 2 रेल्स। मतलब क्या है, ये एक रेल है, इसका इनर फेस ये है अंदर वाली साइड, और इसकी अंदर वाली साइड इस साइड होगी, है ना। उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे गेज। तो इस बेसिस पे क्या किया जाता है, रेलवे ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज में जो डिस्टेंस होता है 2 रेल्स के बीच में, वो कितना होता है? 1.676 मीटर्स। आप ये भी बोल सकते हैं 1676 मिलीमीटर, एक ही बात है, क्योंकि 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। या आप ये भी बोल सकते हैं 5 फीट 6 इंचेस, एक ही बात है। ये जो है ये ब्रॉड गेज है। ये रेल और इस रेल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1.676 मीटर्स का, ठीक है। जो ये ब्रॉड गेज है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में, मतलब डोमिनेंट गेज है इंडिया का। ये ज्यादातर जो रेलवे लाइन है इंडिया में वो ब्रॉड गेज से ही बनी है। और उसकी टोटल लेंथ कितनी थी 2020 में? 63,950 किलोमीटर। आप देखिए कितनी ज्यादा लेंथ है इसकी ब्रॉड गेज की। उसके बाद आता है मीटर गेज। नाम से ही पता चलता है कि मीटर गेज के जो 2 रेल्स होंगी इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होगा, या आप बोल सकते हो यहां पे देखिए 1000 मिलीमीटर का डिस्टेंस। जो मीटर गेज है उसकी जो लेंथ थी 2020 में इंडिया में वो कितनी थी? 2402 किलोमीटर्स। उसके बाद आता है नैरो गेज। नैरो गेज जो है ये 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो 0.762 मीटर का जो डिफरेंस होगा 2 रेल्स के बीच में, जैसे ये वाला है, या 0.610 मीटर वाला नैरो गेज होगा जैसे ये वाला है ना। ये 2 फीट का होता है और ये 2 फीट 6 इंचेस का होता है। तो ये भी दोनों नैरो गेजेस हैं। तो ये नैरो गेजेस जो हैं उनकी लेंथ कितनी थी टोटल 2020 में? 1604 किलोमीटर की सिर्फ। सबसे जो कम पाया जाता है इंडिया में वो है नैरो गेज। और वैसे भी अब ऐसी प्रोजेक्ट चले हैं कि ये जो मीटर गेज है और नैरो गेज है इनको भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो नैरो गेज और मीटर गेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। हिली एरियाज में जो भी रेलवेज पाई जाती हैं जो पहले ही बहुत कम है, तो उनमें जो है वो नैरो गेज पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे हम इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ रेलवेज, वो है कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवे जो है वो एक रेलवे रूट है जो रोहा महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटका तक जाता है, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 760 किलोमीटर्स की। यह बनाया गया था 1998 में। अब आप मुझे पूछोगे कि कोंकण रेलवेज का नाम कोंकण रेलवेज क्यों है। अगर आपको याद होगा कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियोस में हमने पढ़ा था कि ये वाला जो कोस्ट है इंडिया का, मुंबई से लेके गोवा तक, जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में आता है, इसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट। तो ये कोंकण रेलवे जो है वो यहीं से होकर गुजरती है, तो इसका नाम है कोंकण रेलवेज इसी वजह से। अगर आपने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियोस अभी तक देखी नहीं है, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, आप उनको देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये जो कोंकण रेलवे है ये कनेक्ट करती है महाराष्ट्र को, गोवा को और कर्नाटका को। अब हमें कोंकण रेलवेज पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत सी रेलवेज हैं, बहुत से ट्रैक्स हैं। कोंकण रेलवे जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज की, क्योंकि ये इंडियन इंजीनियर्स ने डिजाइन भी किया था और तैयार भी किया था 8 ही सालों में। आप देखिए कि इसको बनाना कितना मुश्किल था। ये गुजरती है लगभग 146 दरियाओं से और छोटी छोटी स्ट्रीम से, और इसमें लगभग 2000 ब्रिजेस हैं और 91 टनल्स हैं। इसको ब्रिटिशर्स ने भी प्लान किया था, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था नॉन फिजिबिलिटी की वजह से, मतलब ये बन ही नहीं सकता। लेकिन फिर बाद में इंडियन इंजीनियर्स ने इसको तैयार किया सिर्फ 8 सालों में। तो ये जो रूट है कोंकण रेलवेज, इसको कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड संभालती है, जो यूनियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है। ठीक है, कोंकण रेलवे समझ आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो इंडियन रेलवेज में हुई हैं। आप देखिए, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट यूनिगेज के नाम से, जो कब लॉन्च किया गया है? 1992 में।
और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सारे मीटर गेजेस जो हैं और नैरो गेजेस जो हैं उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए। जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था ना, तब 38% जो टोटल रूट था इंडियन रेलवेज का वो मीटर गेज था और 6.5% जो था वो नैरो गेज था। लेकिन 2020 में आप देखिए जो मीटर गेज है वो सिर्फ 3.5% रह गया है और नैरो गेज सिर्फ 2.3% रह गया है। तो इतनी इंप्रूवमेंट हुई है और इतनी कन्वर्जन हुई है फ्रॉम मीटर गेज एंड नैरो गेज टू ब्रॉड गेज। ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इंडियन रेलवेज में वो क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे रूट्स। आजादी से पहले क्या था? सिर्फ 388 किलोमीटर का जो रूट था वो इलेक्ट्रिफाइड था, लेकिन 2020 में जो इलेक्ट्रिफिकेशन थी वो 39,329 किलोमीटर्स की हो चुकी थी। आरकेएम का मतलब है रूट किलोमीटर्स की, जो 57% बनता है टोटल जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया का उसका। अब इंडिया के रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करने की क्या जरूरत थी? इसकी बहुत से वजहें हैं। एक तो जो इंडिया की डिपेंडेंस है इंपोर्टेड पेट्रोलियम पे वो कम हो जाती। दूसरा क्या है कि जो रेलवे सिस्टम है वो इको फ्रेंडली बन जाए और मॉडर्नाइज हो जाए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज जरूरी था। और एक डेवलपमेंट क्या हुई है कि जुलाई 2020 में क्या हुआ? रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 151 ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेंगे, जो स्टार्ट होगा 2023 से। मतलब 2023 से क्या होगा? ये जो मोनोपोली है इंडियन रेलवेज की इंडियन रेलवे नेटवर्क पे वो खत्म हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, वाटरवेज जो है, वो भी एक इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर बोथ पैसेंजर्स और कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया। कार्गो ट्रैफिक क्या क्या मतलब है? वही सामान, फ्रेट जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो इंडिस्पेंसेबल टू द फॉरेन ट्रेड है। मतलब क्या है कि फॉरेन ट्रेड जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि फॉरेन ट्रेड में आपको क्या करना होता है कि लाखों करोड़ों टन्स ऑफ मटेरियल आपको दूसरी कंट्रीज को बेचना भी होता है और खरीदना भी होता है। तो वो जो खरीदा और बेचा आपने लाखों करोड़ों टन्स ऑफ मटेरियल, वो ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से करोगे। आप बड़ी बड़ी शिप्स में ले जाओगे, बड़े बड़े कंटेनर्स में ले जाओगे। ये बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पॉसिबल ही नहीं है। रोडवेज से पॉसिबल नहीं है, रेलवे से पॉसिबल नहीं है, एयरवेज से तो टोटली पॉसिबल नहीं है ना? तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो फॉरेन ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे बनता है? क्योंकि देखिए, आप अगर रोडवेज की अगर हम बात करें तो रोडवेज में आपको रोड्स बनानी भी हैं और मेंटेन भी करनी है। रेलवेज में आपको रेलवेज बनानी भी हैं और मेंटेन भी करनी है। और अगर हम एयरवेज की बात करें वो तो ऐसे ही महंगी हैं बहुत ज्यादा। तो आप देखिए, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो दरियाओं की वजह से होता है, वो ओशंस की वजह से होता है, जो पहले से बने हुए वो आपको थोड़ी बनाने की जरूरत है, ना मेंटेनेंस की जरूरत है ना? तो इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनता है और ये मोस्ट सूटेबल होता है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। जो मैंने पहले ही कहा कि लाखों करोड़ों टन्स ऑफ मटेरियल जो है वो आप सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बाकी जो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे आप ये कर ही नहीं सकते हो। और ये फ्यूल एफिशिएंट भी है और इको फ्रेंडली भी है। फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनता है? क्योंकि एक ही बार में, एक ही राउंड में आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा मटेरियल ले जा सकते हो। और जब एक ही राउंड लगेगा आपको बहुत ज्यादा मटेरियल पहुंचाने के लिए, तो फ्यूल भी ऑब्वियसली एक ही राउंड का लगेगा, तो कम फ्यूल लगेगा ना, ज्यादा राउंड्स लगेंगे नहीं। वैसे ही इको फ्रेंडली भी उसी वजह से होता है। अगर आप एक ही राउंड में बहुत ज्यादा मटेरियल लोगे तो फ्यूल कम इस्तेमाल होगा, फ्यूल कम इस्तेमाल होगा तो पोल्यूशन कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इको फ्रेंडली भी बन जाता है। और इंडिया जो है उसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वाटरवेज है, दरियाओं की शक्ल में, कैनल्स की शक्ल में, बैक वाटर्स की शक्ल में। और इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो काफी बड़ी कोस्टल लाइन है जो सीज और ओशन के साथ, दोनों के साथ मिलती है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और ओशियनिक वाटर ट्रांसपोर्ट।
इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? जो दरियाओं की मदद से होता है, कैनाल्स की मदद से होता है। और ओशियनिक वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? ऑब्वियसली जो ओशन से होता है और सीज से होता है उसको बोलते हैं ओशियनिक वाटरवेज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब पढ़ेंगे हम इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज जो था वो चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था रेलवे से पहले। मतलब क्या है, रेलवे आने से पहले सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था वो इनलैंड वाटरवेज था। लेकिन अब इसको कंपटीशन मिल रहा है रोडवेज से भी और रेलवे ट्रांसपोर्ट से भी। और इसकी एक मुश्किल कहां से पैदा होती है? क्योंकि दरियाओं का पानी जो है वो हम इरिगेशन पर्पसेस के लिए कैनल्स वगैरह से ले जाते हैं, तो उसकी वजह से दरियाओं में पानी कम हो जाता है और दरिया क्या बन जाते हैं? नॉन नेविगेबल। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होगा। इंडिया में जो नेविगेबल वाटरवेज हैं वो कितनी हैं? वो है 14,500 किलोमीटर्स की। और आपको पता है ये किस शक्ल में है? दरियाओं की शक्ल में, कैनल्स की शक्ल में, एटसेट्रा। अभी तक सिर्फ 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर जो हैं वो नेविगेबल हैं बाय मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स का क्या मतलब है? वेसल का मतलब होता है शिप। तो मैकेनाइज का क्या मतलब है? वो मैनुअल नहीं होगी, ऑब्वियसली मशीन से चलती होंगी, इंजन से चलती होंगी। और फ्लैट बॉटम का क्या मतलब है? कि वो नीचे से फ्लैट होती है। आपने मूवीज में देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, जो बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जो बड़ी बड़ी शिप्स चलती हैं, नीचे से वो फ्लैट होती हैं। तो अभी इंडिया में सिर्फ 5,685 किलोमीटर्स का जो नेविगेबल रास्ता है, वाटरवेज है, उसमें ये वेसल्स चलती हैं। अब हम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में बनाई गई। किस लिए? ताकि डेवलप किया जाए, मेंटेन किया जाए और रेगुलेट किया जाए जो नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया में उनको। और ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। मतलब क्या है? ये कानून से बनी है। और किस कानून से बनी है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 से। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है नेशनल वाटरवेज। देखिए क्या हुआ कि 2016 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। और इस एक्ट ने क्या किया कि 111 जो इनलैंड वाटरवेज थी इंडिया में उनको डिक्लेयर किया एज नेशनल वाटरवेज। ठीक है, अब ये किस लिए किया गया? ताकि एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए और रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट पे जो लोड है उसको सप्लीमेंट किया जाए, उस लोड को कम किया जाए। ठीक है, अब इन 111 नेशनल वाटरवेज में नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 ऑपरेशनल है और उनमें वेसल्स, शिप्स चल रही हैं। और नेशनल हाईवे 4 और नेशनल हाईवे 5 पे डेवलपमेंट का काम जारी है। अब हम नेशनल हाईवे 1 से लेकर नेशनल हाईवे 5 तक थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले आप फिलहाल इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन देखिए। देखिए ये है नेशनल हाईवे 1। ठीक है, उसके बाद आती है नेशनल हाईवे 2। यहां पे सिर्फ यहां पे अभी फिलहाल आप लोकेशन याद रखने की कोशिश कीजिए, इंडिविजुअली हम इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद 3rd देखिए आप, ये सारी केरला में है। उसके बाद 4th आप ईस्ट कोस्ट पे देख रहे हो और उसके बाद 5 यहां पे ब्रह्मनी रिवर वगैरह के आसपास है। ये क्लियर है? तो चलिए हम इनको डिटेल में देखते हैं। अब नेशनल वाटरवे 1, ये जो नेशनल वाटरवे 1 है इसको डिक्लेयर कब किया गया? नेशनल वाटरवे 1986 में। अब आप बोलोगे कि ये जो नेशनल वाटरवे एक्ट ये तो 2016 में पास हुआ था, लेकिन यहां पे एक पॉइंट लिखा है कि इंक्लूडिंग 5 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर्ड अर्लियर। मतलब जो 5 मेन नेशनल वाटरवेज हैं उनको 2016 से पहले ही नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो नेशनल वाटरवे 1 है ये 1986 में डिक्लेयर हुई थी नेशनल वाटरवे, और ये हल्दाई वेस्ट बंगाल से लेके प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां तक है। और ये किस दरिया से होते हुए गुजरती है? गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम से। ठीक है, आप यहां पे देखिए ये गंगा रिवर है और ये जो है ये नेशनल वाटरवे 1 है। ये हल्दाई कोलकाता यहां पे है, यहां से होते हुए ये इलाहाबाद यहां तक आती है। ठीक है, इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर्स, जो इसको लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया बनाता है। और अगर इसकी नेविगेबिलिटी की बात करें तो ये मैकेनिकल बोट से पटना तक नेविगेबल है, और पटना के बाद हरिद्वार तक ये नॉर्मल बोट से ही नेविगेबल है। और इस नेशनल हाईवे के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट।
जो किस लिए चलाया जा रहा है, ताकि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ऑगमेंट किया जाए। और इसके लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट वर्ल्ड बैंक भी इंडिया को दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 2। ये जो नेशनल वाटरवे 2 है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और इसकी लेंथ कितनी है, 891 किलोमीटर्स की। ये पूरा ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2 नहीं है, बल्कि इसकी सिर्फ एक सेक्शन जो सदिया से लेके डुबरी तक है। आप यहां पे देख सकते हैं, यह है सदिया और यह है डुबरी। इस सेक्शन में जो ब्रह्मपुत्र रिवर आता है उसको डेजिग्नेट किया गया है एज नेशनल वाटरवे 2। मैंने गलती से यहां पे NH लिखा है, ये NW है, नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे नहीं। ठीक है, और इसको कब नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया, सितंबर 1988 में। उसके बाद है नेशनल वाटरवे 3। नेशनल वाटरवे 3 जो है वो कोलम और कोटापुरम के बीच में है और इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल वाटरवे 1993 में। ये कहां पे है, कोलम और कोटापुरम, ये दोनों जगहें केरला में है। मतलब ये पूरी की पूरी जो नेशनल वाटरवे है ये केरला में है। आप यहां पे देखिए, ये जो वाटरवे है ये केरला में है। ठीक, और ये जो नेशनल वाटरवे 3 है इसको 3 कैनाल्स को मिला के बनाया गया है, वेस्टकोट कैनाल, चंपाकारा कैनाल और उद्यामंडल कैनाल। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 205 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 4। ये जो नेशनल वाटरवे है इसके समझ लीजिए 3 हिस्से हैं। एक है गोदावरी का थोड़ा सा हिस्सा, फिर है कृष्णा रिवर का थोड़ा सा हिस्सा, उसके बाद है काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल्स, जो यहां पे कनाल्स हैं उनका हिस्सा। आप यहां पे देखिए, यह है कृष्णा रिवर का हिस्सा, यह है गोदावरी रिवर का हिस्सा और ये बाकी आया फिर कैनाल्स का हिस्सा। ठीक है, इस वाटरवे की जो टोटल लेंथ है वो है 1078 किलोमीटर्स की और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को आपस में जोड़ता है। और इसको कब किया गया था डिक्लेयर एज नेशनल वाटरवे, 2008 में। उसके बाद आई नेशनल वाटरवे 5। इस नेशनल वाटरवे का कुछ हिस्सा उड़ीसा में है और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में है। इस वाटरवे के भी बहुत से हिस्से हैं। आप देखिए, जैसे ब्रह्मनी रिवर का कुछ हिस्सा है, मताई रिवर का कुछ हिस्सा है, उसके बाद महानदी और ब्रह्मनी रिवर का जो डेल्टा बनता है उसका भी कुछ हिस्सा है और उसके बाद ईस्ट कोस्ट कैनाल जो हैं उनका भी हिस्सा है। आप यहां पे देखिए, यह है नेशनल वाटरवे 5। इसकी जो लेंथ है वो है 588 किलोमीटर्स की और इसको भी 2008 में ही डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल वाटरवे। अब पढ़ेंगे हम ओशियनिक वाटरवेज के बारे में। ओशियनिक वाटरवेज क्या होता है? ऑब्वियसली वो वाटरवेज जो ओशियन या सी में होती हैं। आपको पता ही है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 7517 किलोमीटर्स की है, इंक्लूडिंग आइलैंड। मतलब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया का जो एरिया जो समंदर के साथ मिलता है, उसकी लेंथ जो है वो लगभग 7517 किलोमीटर्स की है, इंक्लूडिंग आइलैंड। मतलब जो आइलैंड है, जैसे यहां पे लक्षद्वीप है और यहां पे इस एरिया में आते हैं अंडमान और निकोबार, उनकी कोस्ट लाइन को मिला के ये 7517 बनता है। और जो ओशियनिक रूट्स हैं इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। कैसे? आप देखिए कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, मतलब इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अगर उसको हम बाय वॉल्यूम देखें तो 95%, और अगर हम बाय वैल्यू देखें, मतलब कीमत के हिसाब से देखें, तो 70% जो इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो ओशियनिक रूट से ही होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि फॉरेन ट्रेड डिपेंडेंट है सारा वाटरवेज के ऊपर ही। अगर ओशियनिक वाटरवेज नहीं होती तो इस लेवल का फॉरेन ट्रेड पॉसिबल नहीं था। और ये ओशियनिक वाटरवेज सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के काम नहीं आते, बल्कि आपको पता है इंडिया की टेरिटरी में बहुत से आइलैंड्स भी हैं, तो ये ओशियनिक रूट उनके बीच में भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आगे देखेंगे हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में करंटली 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 185 माइनर पोर्ट्स हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहां पे इनकी लोकेशन कहां पे है सारी। और ये देखिए, ये जो हल्दाई पोर्ट है ना, ये कोलकाता का ही हिस्सा है, तभी इसको लेके 13 बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में 12 है। ये हल्दाई पोर्ट कोलकाता पोर्ट का ही हिस्सा है। तो आप देखिए 6 पोर्ट आते हैं वेस्ट कोस्ट में और 6 पोर्ट आते हैं ईस्ट कोस्ट में।
अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कोलकाता पोर्ट जो है वो ओनली मेजर रिवरीन पोर्ट इन इंडिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो पोर्ट है ये समंदर में नहीं है बल्कि ये दरिया में है, ये हुगली रिवर पे है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और ये इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है, ये भी याद रखना। उसके बाद मुंबई पोर्ट आया, ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, और ये दूसरा ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो यहां पे आपको दिख रहा है JNPT के नाम से, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है इंडिया का। उसके बाद एक और पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 13th मेजर पोर्ट, जो कहां पे बनेगा, वधावन, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दे सकें। इस स्लाइड पे अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स से एमसीक्यूज आराम से बन सकते हैं। ये 2 स्लाइड्स हैं, एक ये है, आप इसको पॉज करके अच्छी तरह देख सकते हैं, और दूसरी ये स्लाइड है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने पढ़ा रेलवेज और वाटरवेज इन इंडिया के बारे में। जो बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।